सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुनासिक जो संबंधित हैं, इसमें स्वर और व्यंजनों का प्रयोग हमें देखा जाता है और उसी के आधार पर अनुस्वार या अनुनासिक होगा निश्चित किया जाता है। अनुस्वार ध्वनि का यदि हम उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि हमारी मुख से निकलती है, जो एक बिंदु के रूप में चिन्हित होती है। सामान्य रूप से जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो अनुस्वार की ध्वनि के साथ में पंचम वर्ण का हल्के रूप में प्रयोग होता है, या हम ऐसा कहें कि ये संस्कृत भाषा के अंदर हलंत होते हैं। और पंचम वर्ण सामान्य रूप से अपने आप में अपूर्ण ही होते हैं, तो इन्हें अधूरे वर्ण भी कहा जाता है। यही पंचम वर्ण हिंदी भाषा के अंदर अनुस्वार के रूप में चिन्हित होते हैं। यदि हम अनुस्वार के चिन्ह की बात करें तो अनुस्वार का चिन्ह एक रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम किसी भी शब्द के अंतर देखते हैं कि हम पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं, लेकिन दर्शित करने के तौर पे हम उसे बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये बिंदु रूपी जो चिन्ह है वह अनुस्वार का है, और अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण से संबंधित ध्वनि ही मानी जाती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अम का उच्चारण अ और म के संयुक्त रूप में है। अ आपको शुद्ध रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर जो बिंदु लगा रखा है वह बिंदु म का स्वरूप है। उसी तरह से नीचे एक उदाहरण दे रखा है, संचरण। संचरण, यदि हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो पंचम वर्ण न आता है। एक और दूसरा तरीका है कि हम यदि ये प्रयोग करते समय यदि किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वह पंचम वर्ण हमारे सामने प्रकट हो जाता है जब हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। जब हम अनुस्वार को पहचानने की कोशिश करते हैं या अनुस्वार कहाँ लगेगा, उस चीज़ के नियम की जानकारी हम करना चाहें तो हमारे जितने भी व्यंजनों के साथ में जो पंचम वर्ण हैं, उन्हीं पंचम वर्णों का प्रयोग अनुस्वार में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप पहला उदाहरण देखिएगा, गंगा और गंगा, दोनों का उच्चारण समान है, लेकिन लिपि के अंदर, लिपि अर्थात लिखने के तौर में दोनों में अंतर है। पूर्व वर्ण में हमने पंचम वर्ण प्रदर्शित किया है, लेकिन द्वितीय वर्ण में हमने पंचम वर्ण प्रदर्शित नहीं किया। पंचम वर्ण को हमने एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया। उसी तरह से हम ठंडा और ठंडा, आप देखिएगा, प्रथम वर्ण में हमने पंचम वर्ण को प्रदर्शित किया है, लेकिन द्वितीय वर्ण में हमने पंचम वर्ण को प्रदर्शित नहीं किया है। एक अनुस्वार का चिन्ह लगा के हमने बताया है। उसी तरह से संबंध, अधूरे जो वर्ण है वह पंचम वर्ण में परिवर्तित, पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गई। कैसे? म जो है वो पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण को हम अनुस्वार में प्रयोग कर सकते हैं या हो जाता है, ऐसा एक सामान्य नियम है। तो पंचम वर्णों का हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे या अनुस्वार के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे। एक अन्य सामान्य नियम है कि हमारे पास में क से लेके म तक के सारे वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं, लेकिन य से लेके व तक वर्ण को हम यण अर्थात अंतस्थ कहते हैं, और हम श, श, स, ह इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं।
इन दोनों प्रकार के वर्णों में ये जो 8 वर्ण हमारे सामने हैं, यदि इन वर्णों से पूर्व यदि कोई पंचम अक्षर आता है तो वह अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो जाता है। ऐसा एक सामान्य नियम है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, संसार, स न सा र, प्रथम वर्ण से पूर्व कोई वर्ण नहीं है तो इसकी बात नहीं हो रखी। हम द्वितीय वर्ण में चलते हैं, सा। सा किस में आया हुआ है? पुष्प वर्णों में आया हुआ है। सा से पहले यदि कोई पंचम वर्ण होता है, सा से पहले पंचम वर्ण न है, तो न का प्रयोग अनुस्वार के तौर पर होगा। उसी तरह से हम यदि चलते हैं संरक्षक, संरक्षक में यदि हम चलते हैं तो हमें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पर एक पंचम वर्ण का प्रयोग किया है। अब हम अनुस्वार से आगे अनुनासिक वाले विषय में आते हैं कि अनुनासिक का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें मुख के साथ में नासिका का भी प्रयोग होता है। अनुस्वार में ऐसा नहीं होता। अर्थात जब हम अनुनासिक शब्द का, अनुनासिक वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में नासिका से भी हल्की ध्वनि निकलेगी। और अनुनासिक जो शब्द है वह चंद्र बिंदु के नाम से कहा जाता है। अनुस्वार के अंदर एक बिंदु लगाया जाता है, लेकिन अनुनासिक शब्द के साथ में, बिंदु के साथ में हम अधूरे चंद्र रूपी चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जो हम चंद्र रूपी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसी के कारण इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में जो अंतर है वो मूल अंतर यह है कि अनुस्वार में एक बिंदु रूप है और अनुनासिक के अंदर बिंदु रूप के साथ में अपूर्ण चंद्र भी है। तो हम इसे चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। व्याकरण के तौर पे व्याकरणिक जो शब्द है वह है अनुनासिक। अब अनुनासिक कहाँ लगता है, इसके बारे में सामान्य नियम है कि हम अ, आ, उ और री स्वर वाले शब्दों के साथ में अधिकतर अनुनासिक लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दिख रहा होगा, कुआ, कुआ में आ है। चांद में च के साथ में आ मिला हुआ है। अंधेरा, यहाँ पर अ मिला हुआ है। तो अनुनासिक और अनुस्वार में हमें मूल रूप से इनके चिन्हों को पहचानने की ज़रूरत है कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है और अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है। दूसरी चीज़, हमें दोनों की ध्वनियों को भी पहचानने की ज़रूरत है। हम यदि अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि अलग होगी, और अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि भिन्न होगी। अंतर स्पष्ट है, एक में नासिका का प्रयोग होगा, एक में नासिका का प्रयोग नहीं होगा। चिन्ह भी दोनों के भिन्न भिन्न हैं। एक में बिंदु रूप चिन्ह है, एक में बिंदु रूप के साथ में चंद्र बिंदु भी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमें स्पष्ट कर लेना है अनुस्वार और अनुनासिक। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप क से लेके म तक की जो 25 अपने पास में जो व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए और पंचम वर्णों को देख लीजिए कि पंचम वर्ण कैसे लिखे जाते हैं और कैसे उच्चारित होते हैं। इस चीज़ को समझने के बाद में आपको अनुस्वार और अनुनासिक में गलती होने की संभावना नहीं होगी। मूल रूप से यदि हम हिंदी और संस्कृत भाषा में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करने के लिए देखने के लिए जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा के अंदर पंचम वर्णों को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात मध्य में लिखा जाता है। लेकिन हम हिंदी भाषा के अंदर इन पंचम वर्णों को नहीं लिखते हैं और हम इन्हें अनुस्वार अनुनासिक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक में गलती न हो तो आप इन शब्दों को पंचम वर्णों के साथ में लिखकर
अपने उत्तर की भी पहचान कर सकते हैं।